हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एसएससी लैब। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, जो आर्टिकल 370 के ऊपर है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं अपने साइड से कोशिश करूंगी कि मैं इतनी इजी एक्सप्लेनेशन रखूं कि छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति हर किसी को ये समझ में आए। तो चलिए इस टाइटल की शुरुआत करते हैं। देखो मुद्दा क्या हो रहा है, यह आर्टिकल तो हटाया जा चुका है ना गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में। तो फिर ये चीज़ क्या हुई, पेटिशनर्स ने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि उस वाले लॉ पे जो ऑलरेडी हट चुका है उस पे होल्ड लगाई जाए, रोक लगाई जाए, उसको वैलिड ना प्रूफ किया जाए, इनवैलिड प्रूफ किया जाए। तो इसके ऊपर चल रहा था कि कौन जीतेगा ये केस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके हक में आएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो फिर पेटिशनर्स के हक में, किसके हक में आएगा, जिसने केस फाइल किया या फिर गवर्नमेंट, किसके हक में आएगा। तो ये पूरा मुद्दा चल रहा था। तो ये आज की बात है कि आर्टिकल 370 पे रोक नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अपहोल्ड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि जो पेटिशनर्स ने बोला था कि इस पे रोक लगा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, कि तीनों पॉइंट्स वैलिड हैं और इस पे रोक नहीं लगेगी, जैसे कि था चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या बोला, 3 पॉइंट्स उन्होंने बोले और 3 पॉइंट से उन्होंने वैलिड प्रूफ करा दिया कि जो 2019 में ये आर्टिकल 370 हटाया गया था वो वैलिड था। उन्होंने 3 ऐसे पॉइंट्स बोले। इसके ऊपर आज का पूरा आर्टिकल है। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझाती हूं ताकि ये पूरा का पूरा मामला आप लोगों को दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज शुरुआत करते हैं। देखो जब इंडिया के ऊपर कंट्रोल था ना ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने पूरे इंडिया को नहीं, इंडिया के एक पार्ट को कैप्चर कर रखा था, इंडिया के एक पार्ट को कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। और जिन कुछ पार्ट्स पे कंट्रोल नहीं किया था, जिन पार्ट्स पे उनका कंट्रोल नहीं था, उन्होंने कैप्चर नहीं किया था, उन्होंने उसको प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इंडिया पे था, तो इंडिपेंडेंस के बाद आजाद कौन होगा, इंडिया आजाद होगा, इंडिया आजाद हो गई। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर और बाकी भी कुछ स्टेट्स, वो खाली रह गए, मतलब वो खुद इंडिपेंडेंट रह गए, ना वो इंडिया के पास जा पाए ना वो पाकिस्तान के पास जा पाए। तो शुरू में बहुत कोशिश करती रही, पाकिस्तान इन्वेडर्स भेजता गया कि जबरदस्ती से ही कश्मीर को अपने में शामिल कर ले, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर लगभग राजा हरि सिंह थे, जो कि कहाँ के थे, कश्मीर के थे। उन्होंने एक यस, यहां तक का आप लोगों को पॉइंट एकदम क्लियर है, यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कि एकदम प्रिंसली स्टेट्स मतलब जिनके ऊपर ना पाकिस्तान का कंट्रोल था और ना इंडिया का कंट्रोल था, ये खाली रह गए। अब क्या हुआ, पाकिस्तान अपनी आर्मी लोगों को भेजता रहा कि किस तरीके से हम जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंडर में शामिल करें, ठीक है। मैं आपको शुरू से पूरी कहानी बता रही हूँ। फिर क्या हुआ कि जो वहां के राजा थे, इट वॉज गवर्न बाय राजा, तो राजा हरि सिंह ने, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। अब ये एसेशन में क्या था कि उन्होंने अपना का कंट्रोल, अपनी सॉवरेनिटी का कंट्रोल इंडिया के हाथों में दे दिया कि अब इंडिया देख ले कि क्या करना है। ये चीज हो चुकी थी। अब क्या हुआ, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना जब 1950 में, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन बोला गया। और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के संग संग बाकी भी स्टेट्स थे जिनको स्पेशल प्रोविजन बोला गया। आर्टिकल 371 में बाकी सारे स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन का नाम मिला और कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल प्रोविजन बोला गया। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना कि ये टेम्पररी प्रोविजन है कि परमानेंट प्रोविजन है, यहाँ से कहानी शुरू होती है कि आर्टिकल 370 बेसिकली है क्या। तो जिस आर्टिकल में कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन बोला गया है, उस आर्टिकल को हम आर्टिकल 370 बोलते हैं। और आर्टिकल 371 में बाकी सारे स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन बोला गया, सारे हैं, लेकिन आर्टिकल 370 में सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर था। अच्छा, सारे स्टेट्स को क्यों नहीं मिलता स्पेशल प्रोविजन का ये जो टैग है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू एंड कश्मीर को क्यों दिया, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अगर आप एक बात बताओ, अगर हम ऐसा इस टाइम पे बोलें कि जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, यूपी का कल्चर है, सब सेम है, तो क्या ये बोलना सही होगा कि हमने एक लॉ निकाल दिया, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हर जगह का कल्चर अलग है, यू कैन नॉट मैच दिस कल्चर विद दिस कल्चर। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ स्टेट्स थे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन का नाम दिया गया था, आर्टिकल 370 में कश्मीर को रखा गया था। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है कि भाई आर्टिकल 370 है क्या,
ठीक है, और क्या इस पे पूरी बातचीत चल रही थी। तो जो केस जब फाइल किया पेटिशनर्स ने, तो जो डिफेंडर्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट था, उन्होंने क्या बोला, 3 पॉइंट्स कौन से उठे, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला 3 क्वेश्चंस उठे उनके ऊपर, और तीनों क्वेश्चंस का बहुत ही इत्मीनान से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आंसर किया। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस हम देखते हैं। आई बिलीव यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहला जो सवाल आया कि भाई वॉज आर्टिकल 370 अ परमानेंट प्रोविजन। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगी, जब आर्टिकल लिखा जाता है ना, तो आर्टिकल के सामने एक सब हेडिंग होती है। जैसे ये लिखा आर्टिकल 370, इसके सामने एक सब हेडिंग होती है, और सब हेडिंग में ही टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है, जैसा कि मैंने शुरुआत में हेडिंग में लिखा है आर्टिकल 370 और उसके सामने टेम्पररी प्रोविजन मेंशन्ड है। तो ये चीज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो ये तो मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए था कि वॉज आर्टिकल 370 परमानेंट प्रोविजन, क्योंकि तो वो ऑलरेडी टेम्पररी प्रोविजन टर्म मेंशन्ड है वहां पे। तो पहले चीज का तो आंसर ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई एकदम से नहीं हटाया गया था। जो कि पेटिशनर्स थे उन्होंने बोला कि भाई एकदम से आप आर्टिकल 370 कैसे रिवोक कर सकते हो, कैसे हटा सकते हो। तो वही बोला सुप्रीम कोर्ट ने, नंबर 1 कि वो टेम्पररी प्रोविजन है एंड टेम्पररी प्रोविजंस कैन बी रिमूव्ड। सो सेइंग दिस इज अ वैलिड थिंग। सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी के साथ साइड नहीं होता कि मैं इसके साइड हूं उसके साइड हूं। उसने सिर्फ वैलिड और नॉन वैलिड चीजों पे बातें करी कि भाई इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन, इट वाज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम उसको हटा सकते थे। सो सेइंग दिस वी आर गोइंग लीगल, वी आर गोइंग वैलिड। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात बोली। फिर उसने बोला कि जो आप कह रहे हो कि हमने एकदम से हटा लिया, हमने एकदम से नहीं हटाया, 70 साल की मेहनत थी। सारे प्रोविजंस एक्ट जो भी चीजें मेंशन्ड हैं उसमें सब कुछ पढ़ने के साथ वो एकदम से नहीं हटा। वो होता है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई एकदम से इस बंदे को 10 लाख रुपए कैसे मिलने लगा, तो वो एकदम से रुपए नहीं मिलते, वो उसकी मेहनत होती है। बचपन से एक एक घंटे जो उसने अपने खेल के कमाए होते हैं, पूरी वो मेहनत, पूरी तैयारी करता है, तब जाके उसकी फर्स्ट रैंक आती है, बार 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 बार। तो वो डिवोशन होता है, तब जाके उसका 10 लाख 5 लाख का पैकेज लगता है। तो वही चीज बोली कि भाई एकदम से नहीं हटा, वो 70 ईयर्स का स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट था। तो पॉइंट नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया, एम आई क्लियर। पॉइंट नंबर 2 सबको क्लियर है, बढ़िया से एकदम। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट था कि इफ इट वॉजेंट अ परमानेंट प्रोविजन, ये था कि भाई अगर ये परमानेंट प्रोविजन, अगर ये टेम्पररी प्रोविजन नहीं होता, इफ इट वॉजेंट अ परमानेंट अरेंजमेंट प्रोविजन, व्हाट वाज द करेक्ट वे टू रिमूव इट। कि भाई जब ये मुद्दा उठा था तो दूसरा पॉइंट ये उठा था कि अगर यही बोला जा रहा था ना कि ये एक परमानेंट प्रोविजन है और परमानेंट प्रोविजन को आप रिमूव नहीं कर सकते, तो दूसरा पॉइंट ये उठा था कि इफ इट वाज अ परमानेंट प्रोविजन तो ये हट नहीं सकता था। और अगर आप इसको हटा रहे हो टेम्पररी प्रोविजन बोल के, तो आपका जो स्टेप्स है वो आप क्या फॉलो कर रहे हो, क्या जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो वो सही है। पेटिशनर्स ने ये बात बोली। तो डिफेंडेंट्स ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि हमने जो मेथड फॉलो किया है, जो प्रोसेस फॉलो किया है वो सही है। पिटिशनर्स ने बोला कि भाई कैसे सही, अगर आप हटा रहे थे तो या तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्फॉर्म करते, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको स्टेट को करना चाहिए था, आस्क द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और यू कैन आस्क द स्टेट। तो उसने क्या जवाब दिया, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हम कैसे परमिशन ले सकते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन बना के डिसॉल्व हो जाती है, कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो डिसॉल्व हो गई थी। तो हम अभी जिस टाइम पे आर्टिकल 370 हटा उस टाइम पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी नहीं कश्मीर में, तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कैसे पूछ सकते थे। डिफेंडेंट्स ने ये बात बोली। और आप बोल रहे हो कि स्टेट से पूछो, स्टेट से हम क्यों पूछे जब हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है जो कि राजा हरि सिंह ने साइन किया था कि जो भी कश्मीर का है, आई एम प्रोवाइडिंग इट टू इंडिया, सोवरेनिटी पूरी इंडिया की है, इंडिया को जो करना है करे, तो हमको जो करना है हम करेंगे। उन्होंने, डिफेंडेंट ने ये बात बोली। सुप्रीम कोर्ट अगेन सेड कि यार दिस वाज अ वैलिड थिंग, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट देयर, तो वो कैसे पूछ सकते थे। सेकंड थिंग, हरि सिंह ने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ था, दैट वाज मोर देन अ प्रूफ कि सब कुछ इंडिया का जब उन्होंने सौंपा हुआ था तो वो कुछ भी करे। तो सेकंड चीज में भी बॉल किसके कोर्ट में चली गई, डिफेंडेंट्स के कोर्ट में चली गई। 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स में डिफेंडेंट्स के कोर्ट्स में बॉल जा चुकी है। इस वजह से ये बोला गया था कि आर्टिकल 370 की जो हटाया गया था, जो रिवोक किया गया था, वो बिल्कुल सही है और वो दोबारा नहीं लाया जा रहा है। ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट जो है वो भी समझिएगा। तीसरा पॉइंट उठा था कि ये जो डिसीजन था कि जम्मू एंड कश्मीर को हम यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर देंगे। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था। एक यूनियन टेरिटरी का नाम था यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और एक यूनियन टेरिटरी का नाम था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो अब तीसरा पॉइंट ये उठा, पेटिशनर्स ने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया। तो डिफेंडेंट्स ने बोला कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे ये आर बोलते हैं ना, नीड ऑफ द आर, ये सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो हम इसका कंट्रोल कैसे लेते, हम इसकी सिक्योरिटी कैसे करते, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज पे तो कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना। इस वजह से इस स्टेट को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया ताकि हम उस टाइम पे ये नीड थी, हम इसकी सिक्योरिटी कर पाए, हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, इस वजह से हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। और ये भी बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि डिफेंडेंट्स ने, कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर आप बोलो तो हम दिस इज इन द पाइपलाइन, हम दोबारा से इसको स्टेट बनाने के लिए रेडी हैं, सो दैट इज नॉट अ थिंग। तो ये 3 पॉइंट्स थे, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स डिस्कस हुए। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि दिस सीम्स लीगल, दिस सीम्स वैलिड, कि जो आर्टिकल हटा था वो सही थे। तो यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो डिफेंडेंट्स हैं, वो इस पूरे केस को जीत चुके हैं और ये वैलिड उनका पॉइंट प्रूव हो चुका है कि जो हटा था वो एकदम सही था। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने अपने साइड से ट्राई किया कि बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक टोन में आपको बता पाऊं, समझा पाऊं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा ही क्यों आया, आर्टिकल 370 हटा तो सब कुछ सोच के ही हटा होगा, तो दोबारा से पेटिशनर्स ने केस क्यों फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सही है कि गलत है, क्यों फाइल किया? आपको फाइल ही नहीं करना चाहिए था कि भाई हटा तो फिर वो सही है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर मेरा सरनेम सपोज अग्रवाल है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि भाई अग्रवाल के सरनेम के जितने भी लोग हैं इनको हम ये वोट नहीं दे सकते, फॉर एग्जाम्पल। अभी क्या है, मैं जाके केस कर सकती हूं, तो यही सेम चीज यहां पे भी हुई कि वो एक्शन ले लिया गया था कि इट वाज रिवोक्ड, वो हटा दिया गया था, एक्शन ले लिया गया था, लेकिन एक्शन था, उसको वैलिड या फिर नॉन वैलिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रूव करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस डिसीजन को वैलिड प्रूव कर दिया है। सो दिस वाज द एंटायर स्टोरी। मेरा बस एक मानना था कि मैं कितने मिनिमम टाइम में आपको ये पूरा जो एक्चुअल में 3 पॉइंट्स थे डिफिकल्टी लेवल के, वो इजी तरीके से आपके सामने रख पाऊं, क्योंकि ये जो 10 मिनट्स के मैं लेक्चर्स लेती हूँ, इसका मेरा एक एजेंडा होता है कि मैं साइंटिफिक टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म, फाइनेंस टर्म्स लाए बिना कैसे इसको ल्यूसिड तरीके से आपके सामने रख पाऊं, ताकि आप बैठो अपने मम्मी के संग, अपने भाई बहन के संग, अपने बच्चों के संग, जिसके भी संग बैठो, आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा ए से लेकर जेड तक समझ में आना चाहिए। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से लेकर किस तरीके से इस डिसीजन को वैलिड प्रूव किया गया, सारे के सारे पॉइंट्स आई होप आप सभी को क्लियर होंगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि येस, बिकॉज इट वाज रियली अ ट्रिकी टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आपको क्लियर हो गया तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। ऑल्सो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगी कि जो मेरा द हिंदू एडिटोरियल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस मुद्दे को उठाया, हम एडिटोरियल में डेली सुबह 7 बजे एक एक मुद्दा डिस्कस करते हैं, और इसी तरीके से मेरी कोशिश रहती है कि आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाए। सुबह 7 AM पे ये लेक्चर होता है द हिंदू का। आप में से जितने भी नए लोग हैं जरूर जुड़िए, एसएससी लैब पे इसी यूट्यूब चैनल पे होता है, डेली होता है, जरूर से देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आपको ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर ये अच्छा लगा तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और 7 AM द हिंदू का शो ज़रूर से देखिए। थैंक यू सो मच।